नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट और पी फॉर पॉलिटिक्स ये है उस सीरियल का नाम जिसमें हम आपको अलग अलग राजनीतिक हस्तियों से मिलवाएंगे, उनके कार्यकाल के दौरान उनके किए गए विकास कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले चुनावों में किस तरह का माहौल होगा, क्या कुछ रणनीति होगी, इस विषय पर भी बात करेंगे। आज एक खास शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम है डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक वारासिवनी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत। जी धन्यवाद बेटा, नमस्ते। और आपका जो कार्यकाल रहा विधायक रहने के दौरान, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, राजनीति में आपका प्रवेश कैसे हुआ? राजनीति में हमारा प्रवेश जो है, हमने जब मैं शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज बुरहानपुर में पढ़ता था तो विद्यार्थी परिषद का काम करते थे। वहीं हमारा परिचय ब्रजमोहन मिश्रा, उस समय वो दीपक छाप से जनसंघ का समय था, उससे विधायक से अर्चना चिटनीस जो है उनके पिता, और परमानंद गोविंद जी वाला, इनके साथ काम करने का अवसर मिला और वहीं से हमने राजनीति में प्रवेश किया। उसके बाद फिर जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप हुई, फिर हम वारासिवनी आ गए। वारासिवनी आए तो इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी के दौर के बाद जनता पार्टी बनी। तो अब चूंकि राजनीति में इंटरेस्ट होने के कारण हम बैठकों में जाते आते रहते थे, लेकिन पीछे बैठते थे। इसके बाद दोहरी सदस्यता के नाम पर और जनसंघ घटक जनता पार्टी से अलग हुआ तो हम 6 अप्रैल 1980 को हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और उस समय मैं पहला महामंत्री था मंडल का, और हमारे अध्यक्ष थे रामपायली के महंत वैष्णव बिहारी दास। इस तरीके से हमारा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ। फिर मैंने 1980 से 90 के दशक तक तो हमारा काम यहाँ बहुत कमज़ोर रहा, बहुत प्रयास हमने किया, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारा काम बढ़ता गया। 1993 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस समय मुझे 19,611 वोट मिले। फिर मैंने 98 का चुनाव लड़ा, उस समय फिर मेरे को 21,000 वोट मिले। फिर मैंने 2003 का चुनाव लड़ा, उस समय बहुत कम मार्जिन से मैं हारा, 1100 वोट से। फिर मुझे 8 में टिकट नहीं मिला, 13 में मुझे टिकट मिला विधानसभा का, मैं फिर 17,500 वोट से जीता। इस बीच में 2004 में मुझे पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, वो चुनाव में जीता। तो मैंने नगर पालिका का बहुत अच्छा काम किया, वो पब्लिक सब जानती है, ठीक है कि नहीं? शायद मुझे अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो जनता में बात है कि वैसा कार्यकाल कभी पब्लिक ने मेरे नगर पालिका अध्यक्ष जैसा आज तक नहीं देखा। फिर मैं विधायक बना, 2013 से 18 तक मैं विधायक रहा। तो मैंने 2500 करोड़ रुपए के काम करा इस क्षेत्र में। यानी 5 साल में किसी भी विधायक ने इतना काम नहीं किया, इतना काम नहीं किया। तो जो हमारा राजा ने संतुष्ट नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण ने संतुष्ट होना चाहिए। हम संतुष्ट नहीं हैं अपने काम से, लेकिन हाँ, जिस काम के लिए पब्लिक ने हमको भेजा वो काम हमने किया। अब 5 साल किसी भी काम के लिए कम होते हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने 5 साल का तैयार किया था, अधोसंरचना, उसमें हमको सफलता मिली। और ठीक है, हम चुनाव हारे होंगे, लेकिन आज भी क्षेत्र की जनता इस बात को स्वीकार करती कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किए। ऐसा हमारा राजनीतिक कार्यकाल, ये सफ़र 18 तक का रहा। और फिर चूँकि हम 18 में चुनाव हार गए, तो पार्टी संगठन किसी पद पे तो हम नहीं हैं पार्टी के, लेकिन निरंतर पार्टी का काम करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं का काम करते हैं। और संगठन में हम अपना जो है कार्यकर्ताओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से अपने क्षेत्र में स्थापित किए हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपकी अगर हम बात करें तो क्या आइडियोलॉजी है आपकी, क्योंकि जनता के बीच में बड़ी ही स्वच्छ और ईमानदार छवि है आपकी, तो एक क्या आइडियोलॉजी पर आप चलते हैं? देखिए दीदी, मैं अभी एक समाचार पत्र की कटिंग बहुत पुरानी मेरी थी, तो मैं उसको पढ़ रहा था। तो उसमें दिया है कि
ईमानदारी व्यक्ति को आगे बढ़ा के ले जाती है। और गांधी जी ने कहा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमको अपने ऊपर अंकुश रखना पड़ेगा। चाणक्य को लोगों ने कहा कि आप तो गुरु हैं और आप अब मंत्री हैं, आप आज भी ये तालाब के किनारे एक झोपड़ी में रहते हैं, आप के लिए महल तैयार कर देते हो। चाणक्य ने कहा कि अगर मैं महल में रहने रहूँगा तो मेरी जनता कहाँ रहेगी। तो हमको जनता के लिए जीना है। देखिए, लो प्रोफाइल में रह कर के भी व्यक्ति नेतागिरी कर सकता है और हाई प्रोफाइल, उसके उदाहरण हैं। पर्रिकर जी देख लो आप। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि लो प्रोफाइल में रह के भी लोग काम करते हैं तो हम लो प्रोफाइल नेता हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने अपने कार्यकाल में मेरे साथ जो गनमैन थे उनको भी वापस कर दिया। मैंने सरकार का कोई पीए नहीं रखा, मैंने अपना निजी पीए रखा, अपनी तनख्वाह में से उसको तनख्वाह देता था। मैंने सरकार के लाखों रुपए बचाया इस तरीके से, ठीक है ना। और कोई विघ्न मेरे 5 साल के कार्यकाल में कहीं से नहीं आया। सुरक्षित वापस अपन यहाँ है। वारस सिवनी का जब भी जिक्र होता है तो प्रदीप जायसवाल एक बहुत बड़ा नाम सामने निकल कर आता है। क्या कारण ऐसा आप देखते हैं? और वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें तो प्रदीप जायसवाल जी को लेकर किस तरह का समीकरण समझ में आता है? देखिए जी, बहुत बड़ा नाम कुछ नहीं है। वो मेरे से कभी बड़े वोटों से नहीं जीते। 1100 वोट, 3800 वोट, ठीक है कि नहीं। तो काय का बड़ा नाम है? नाम तो बाबूलाल गौर जैसा होना चाहिए। 60,000 से जीत रहे हैं, 65,000 से जीत रहे हैं। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति यानी सामान्य व्यक्ति हूँ मैं आर्थिक रूप से। हाँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लेकिन उससे 1100 वोट से जीतना, उसको हम बड़ा नाम नहीं मानते। बड़ा नाम तो इसलिए हो गया है कि ठीक है लगातार जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं सीक्वेंस ऐसे आकर के, तो उसके कारण उनका बड़ा नाम नहीं मानते। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, डर भय तो उनको रहता है, डर भय रहता है, ठीक है ना। अगर पार्टी ने कोई सही फैसला किया समझ आ जाएगा। गुजरे 5 साल के कार्यकाल की बात करें तो विधायक जी का किस तरह का कार्यकाल रहा वर्तमान विधायक का, और क्या कुछ वारस सिवनी में आपको लगता है कि और विकास होना चाहिए था? देखिए जी, मेरी सीमेंट रोड थी यहाँ 14 साल की, वो सीमेंट रोड अभी चल रही थी, उन पे डामर रोड कर दिया। अभी देखो वो डामर रोड बनाया, वहाँ लोग नाली खोद करके पीछे लोग पानी निकाल रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी और बनाना था तो उस पर सीमेंट बनाना था, सीमेंट रोड करना था। मेरी सरकार इतना पैसा दे रही, इधर जाओ पीछे शंकर तालाब 4 करोड़ रुपए आए हैं, बताते हैं कितने करोड़ आए हमको पता नहीं। पूरा शंकर तालाब का हालत खस्ता है। मैंने जन भागीदारी से उसमें 9 लाख रुपए में काम कराया था। काय से? कोई सरकार का पैसा नहीं, कोई विधायक निधि नहीं, कोई सांसद निधि नहीं, जन भागीदारी से 9 लाख रुपए का। उस समय 50 ट्रैक्टर चल रहे थे और लोगों ने उस काम को देखा था शंकर तालाब के, ठीक है। 9 लाख रुपए, करोड़ों रुपए आकर के बेहाल है ना शंकर तालाब का। ये बड़ा नाम है हमारे विधायक जी का, ठीक है कि नहीं। विधायक जी कि ये भी कोशिशें रही हैं गुजरे दौरान कि भाजपा से वो चुनाव लड़ें, कभी उनकी ये मंशा भी रही है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ें या निर्दलीय लड़ना तो खैर उनकी मजबूरी होगी। फिर यदि भाजपा उन्हें स्वीकार करती है तो आप सब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं किस तरह स्वीकार कर पाएंगे उन्हें? नहीं, हम तो स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। जो आदमी अभी 15 दिन पहले अपनी गाड़ियों से 500 लोगों को कमलनाथ जी के पास भेजे, इधर शिवराज जी के पास जाते हैं, अभी शिवराज जी का पत्थर उखाड़ दिया, वहाँ अपना पत्थर गाड़ दिया। तो भाई आप थोड़ी, पैसा तो हमारी सरकार दे रही है, शिवराज जी दे रहे हैं रामपायली में। इधर अभी उन्होंने घोषणा की मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था। अब ये अभी घोषणा की, वो है सब स्क्रीन पे है, लोगों के स्कैन है। तो आप हमको एक बार बताओ, ऐसा बड़ा नाम है इनका, ठीक है कि नहीं। नाम बड़े और दर्शन खोटे। लेकिन अभी 2 दिन पहले के ही हम बयान की बात करें तो आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा कि यदि प्रदीप जायसवाल जी भी यदि भाजपा से लड़ते हैं तो मैं दमखम लगा के उन्हें चुनाव जिताऊंगा। फिर ये एक बात सुन लो, ये गौरी भाऊ का वर्षन हो सकता है, ठीक है ना। और हमको एक बात बताओ कि गौरी भाऊ जिताने आएंगे, ठीक है कि नहीं। तो फिर हम भी देखेंगे ना फिर कि गौरी भाऊ का दम है कि बाकी कार्यकर्ताओं का दम है। दम तो हमारे कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता से ही तो कोई नेता होता है ना।
ठीक है कि नहीं। और हम गौरी भाव की बात का जो है ना बुरा मानते, ठीक है कि नहीं, और ना ये मान के चलते कि वो जब आएंगे गौरी भाव तब हम निपटेंगे। लेकिन पार्टी से विरोध करना कितना श्रेयस्कर होगा, मतलब किस तरह, यदि मान लीजिए वो भाजपा ने उन्हें चुन लिया प्रदीप जायसवाल जी को, तो पार्टी का विरोध कर पाएंगे? सुनो जी, पार्टी का विरोध, जिसने नरेंद्र मोदी को गाली बका, जिसने शिवराज जी को गाली बका, एक बात मेरे को बताओ, ये संघ के प्रचारकों के लिए ये बोलते थे कि इनको खाने नहीं मिलता इसलिए ये यहाँ आते हैं। जब राम मंदिर का मामला था तो इनके कार्यकर्ता मन से बोलते थे कि ये बोलते हैं राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इतना सब करने वालों का काम हम करेंगे? मैं जब ये चुनाव जीते थे पिछला, तो यहाँ फटाका फोड़ रहे थे मनमानी मेरे क्लिनिक के तरफ, मेरी गाड़ी के तरफ। आखिर मैं जब गाड़ी के पास आया कि मैंने कहा यहाँ बहुत सी गाड़ियाँ हैं, फ्यूल है, क्या हादसा होगा, आया तो मेरे नीचे से फटाका फोड़ा, मेरा पैर जला। एक मैंने, मालूम है लोगों को, वो तो उस समय मेरा टेस्टिस फूट जाता तो मेरा क्या हाल होता। तो ऐसा करने वाले का काम मैं करूँगा क्या? करेंगे क्या? करना चाहिए क्या? आप बताओ ना बेटा। हैं जिनका हमसे बैर हो गया हो, तो हम स्वाभिमान बेच के गुड्डा जायसवाल का काम डॉक्टर योगेंद्र निर्मल तो नहीं करेगा, और कोई करे तो बात अलग है, गौरी भाव करेंगे। कोई बात नहीं। खैर, आने वाले विधानसभा चुनाव को यदि हम दृष्टिगत रखें डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ संभावनाएं हैं? और यदि भाजपा आपको चुनती है इतने जिम्मेदार पद पर चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, रणनीति तो ऐसा है, हमारा कार्यकर्ता छोटे से लेके पूरे बड़े चुनाव लड़ा हुआ है, उसको आइडिया है कैसे चुनाव लड़ना, ठीक है कि नहीं। और चुनाव में पहले भी हमारे कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखा है जिताने में, और आज भी कार्यकर्ता हम बूथ स्तर तक जाके, और हमारा बूथ पे बैठा हमारा कार्यकर्ता है, बीएलओ है, महामंत्री है, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं मतदान केंद्र पर, हम उनके साथ मिलकर के बढ़िया चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी अगर टिकट देगी तो इस बार चुनाव जीतेंगे, ये तय है। प्रदेश स्तर पर हम बात करें तो आपको ऐसा नहीं महसूस होता कि जनता जो है ये बदलाव के मूड में है, या मतलब काफ़ी टाइम से एक ही चेहरा दिख रहा है शिवराज जी का या भाजपा का, तो ऐसा नहीं लगता कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है? देखो क्या है, कई किस्म के लोग मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं यार शिवराज का विकल्प क्या है ये बताओ, ठीक है कि नहीं। बहुत से मुद्दे आते हैं, और अभी जैसा काम शिवराज जी ने कुछ योजनाएं लाई, वो योजनाएं आपको सब पता है, उनका भी एक इम्पैक्ट पब्लिक में गया है, महिलाओं में गया है, इसलिए मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बदलाव तो ऐसा है ना हमारे हाथ में है, ठीक, वो पब्लिक के हाथ में है और हमारे नेतृत्व के हाथ में है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि आज की स्थिति में अधिकतर हमारा कार्यकर्ता ये बात बोलता है कि भाई शिवराज जी का विकल्प कौन है, ये प्रश्न तो आके खड़ा होता है, इसलिए आज हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। मान लीजिए महीनों बाद डॉक्टर साहब विधायक चुनकर आ गए, सबसे बड़ा क्या सपना है आपका कि जो आप इस विधानसभा क्षेत्र में जिस काम को, जिस योजना को फलीभूत होते देखना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत पुरानी योजना है हमारे यहाँ, डोकरिया बांध, वो माइन्यूट पे है शिवराज जी के, उसका सारा कार्यक्रम हो गया है, उसके एस्टीमेट बन गए हैं और उसका पूरा सर्च हो गया है। वो तो वास्तव में इसी 5 साल के कार्यकाल में मैं होता, बहुत बड़ी परियोजना नहीं है, लेकिन उससे 13 गांव प्रभावित होंगे, 13 गांव का सेचुरेशन होगा पानी का। आज ये जब ऐसा पानी कम आता है तो वो ये जो कोचवाही वाला बेल्ट है, इस बेल्ट में बहुत तकलीफ़ कृषकों को जाती है। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, एक तो राजीव सागर परियोजना की लाइनिंग और दूसरा डोकरिया, ठीक है कि नहीं। बहुत से काम तो हमने ऐसे कर दिए हैं कि उससे हम संतुष्ट हैं और नहीं भी हैं, लेकिन ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे, राजीव सागर का लाइनिंग और डोकरिया बांध। मान लीजिए त्रिकोणीय मुकाबला होता है, यदि प्रदीप जायसवाल जी को कांग्रेस भाजपा दोनों स्वीकार नहीं करती, तो किस तरह का समीकरण बनता बिगड़ता नज़र आता है? देखिए, पिछली बार तो ऐसा था बेटा कि उनके साथ पूरी कांग्रेस हो गई थी, और मसानी जी चूँकि यहाँ से गए थे, हमारे यहाँ से, उन्हें हमारे साथ 10 साल काम किया, 2007 से लेकर के और 2018 तक, ठीक है कि नहीं। और वो अचानक कांग्रेस में चले गए,
जिसका नुकसान हमारे को हुआ, लेकिन उनके कांग्रेस में टिकट आने से और सारा कांग्रेस एकजुट हो गया। आज जब निर्दलीय प्रदीप जायसवाल खड़े होंगे तो कांग्रेस एकजुट होने वाली नहीं है, वो हमको यहाँ समझ में आ रहा है स्थान पर, धरातल पर। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस भी लड़ेगी पूरी ताकत से। तो जनता चाहेगी उन्हें पसंद करे, क्या जनाधार है? अब देखिए, जनाधार का विषय तो जब चुनाव होंगे, वोटों की गिनती होती है तब निकलता है, ठीक है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात तय समझ लें कि इस बार अगर कांग्रेस खड़ी होगी तो निर्दलीय के साथ कांग्रेसी बहुत कम जाएंगे, वो अपनी अपनी पार्टी में सब खड़े रहेंगे। जी, तो दर्शकों, बहुत ही सारगर्भित चर्चा हुई वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा चुनाव को लेकर। बहुत सारे विषयों पर हमने बातचीत की। पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल हमारे साथ थे। पी फॉर पॉलिटिक्स आप देख रहे थे। अगले अंक में कौन होंगे हमारे खास मेहमान, ये आपको देखने के लिए करना होगा कुछ दिनों का इंतज़ार। आज के इस अंक से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।